मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इतने सालों में जिसके मुंह से एक शब्द भी निकला न हो, वो आज खुद को संभालते हुए ढील बनकर उसके सामने उसकी धारदार नजरों से नजरें मिलाए सबके सामने खड़ी बोल रही थी, जैसे तुम्हारी इच्छा, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जब कभी तुम्हें लगे तुम वापस आ सकती हो, तो उसे लगा कि वो उसे रोकेगा, उसे न जाने के लिए मनाएगा। उसे क्या चाहिए, मुझे कोई गलती हुई है क्या, ये पूछेगा। पर वो एक बार भी न्यूट्रल था। उसके चेहरे में साफ लग रहा था कि किसी उसे की तरह का फर्क नहीं पड़ रहा था। आज आंसू भी आएंगे उसके लिए आंखों में नहीं बह रहे थे। वो बोली, सह कर रहे हो तुम। इस घर के दरवाजे हमेशा ही मेरे लिए खुले रहे थे। और क्यों नहीं तुमने, और इस घर ने मुझे अपना कभी समझा ही नहीं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक ब्याह करने लाई हुई लड़की थी, जिसके साथ जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम उससे बात करते थे, जब तुम्हारी इच्छा होती तब तुम मेरा उपयोग करते थे। मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश, इन सब का न तुमने इस घर में कभी सोचा। सरिता उस पर वो उसे ही जोर से चिल्लाए, वो कदम पीछे हो गई। अब मुझ पर चिल्लाने की कोई फायदा नहीं है। शादी होने के बाद जैसे बाकी लड़कियों की इच्छाएं, अपेक्षा होती है, सपने होते हैं, वैसे ही मेरे भी थे। पर तुमने साथ शादी करके मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। आज वो बिना डगमगाए उसका मन हल्का करते हुए जो उसे कह रही थी, तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ तुम्हें इस घर से मिला था। सही कह रहे हो, अपनी शादी को 5 साल हो गए और इन 5 सालों मैंने क्या मांगा तुमसे? तुम्हारे साथ के सिवा मांगने के लिए तुम्हें किस कौन सी कमी थी? तुम्हारे पास पैसे, कार, ड्राइविंग, सब कुछ तो था। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ही भी मन है, ये तुम भूल गई हो। मैंने कभी तुमसे किसी चीज की मांग नहीं की है। हाँ, मेरे पास पैसे, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ है तुम्हें छोड़कर। तुम्हें भी याद है कि एक पति के नाते तुम कभी मेरे पास आए, मेरा हाल चाल जानने की कोशिश की, बीमारी मेरी मदद करा। अरे आपको ये भी पता ही नहीं होगा मैं कब बीमार रही हूँ, कब ठीक हो गई हूँ। और तुम तो अपने काम में इतनी बिजी हो गए हो कि ये तक भूल गए कि तुम आपके पीछे एक घर में बीवी और 7 महीने की बेटी है। तब विनय कहने लगा, मैं ये सब सब कर रहा है तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। इसी के लिए मैं घर से बाहर रहता हूँ, अय्याशी करने नहीं, बल्कि इन सब का क्या फायदा? सरिता कहने लगी, जिसके पास आप जैसा पति हो वो भी हमसे ज्यादा खुशी होगी। कुछ अपने मनाने का होता है, तुम्हें काम के समय नहीं मिलता। तुम ये सब हमारे लिए कर रहे हो, एक ना एक दिन तुम मुझे सिर्फ मेरे लिए वक्त निकालोगे। शिशु विशु को अपने पापा मिल जाएंगे, ऐसा मैं खुद को समझाते समझाते अब थक गई हूँ। तुम हमारे लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल सकते, ऐसे फिर ऐसे काम की संपत्ति का क्या फायदा? मासूम विशु की तरफ देखते हुए उसकी आंखें आंसू से भर गई। खुद की भावनाओं को, सांसों को काबू करते हुए कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम मुझे वापस लाने के लिए मेरे पीछे नहीं आओगे, वैसा आपका स्वभाव ही नहीं है। और मैं ऐसी झूठी उम्मीद नहीं रखूंगी। तुम एक सफल बिजनेसमैन हो और एक पति, और पति के रूप में जरूर हार गए हो। शायद ये अपनी आखिरी मुलाकात हो। अगर मुझे अपनी पत्नी के नाते में कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ करना। उसने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। अब जो वो शब्द हो गया, लोगों को अपनी बातों में एक बार फिर चुप कराने वाला, आज उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने एक हाथ में विशु को उठाया और फिर बैग और निकल पड़ी घर से बाहर। निकलते समय घर के नौकर उसकी तरफ देखे जा रहे थे, पर आज किसी की नजरे को नजर देने की हिम्मत उसकी हुई ही नहीं। इतने बड़े बंगले में आज वो अकेला पड़ा गया था। उसके बिना उसका अशु विशु, उसने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। कुछ सोफे में बैठकर कुछ सोचने लग गया। माँ बाप जाने के बाद उसके बहुत मेहनत करके ही बिजनेस खड़ा किया था। बचपन के खिलौने से खेलने की उम्र में वो अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के लिए कष्ट कर रहा था। उसकी कभी अपनी सिर्फ पानी पीकर तो कभी भूखा हो सोकर, रात को स्कूल में जाकर वो दिन दिन में जो काम मिलता करता। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए उसने अपना ये बिजनेस बड़ा खड़ा किया था, पर इसमें तो वह इंसान के रूप में पर कहीं खो गया। उसका बचपन पूरी तरीके से कुछ स्वार्थी इंसानों की दुनिया में खो गया, जिस वजह से उसका अकेलापन बढ़ गया। कोई साथ हो ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, तब मात्र जो लोग उसकी परछाई तक को उसके ऊपर पड़ने नहीं देते, आज वो उसके पास आने के लिए कई जतन करते थे। इस दुनिया में पैसा सब कुछ है, ये उससे सबसे ज्यादा समझाया आया। वो पैसा कमाने के ही पीछे पड़ गया, उसे जैसा उसका बिजनेस बढ़ाने की लत लग गई। इसी दौरान उसे सरिता जैन नाम की रिश्ता आया। सुंदर, सुरक्षित और संस्कार, इसमें कमी निकालने जैसा कुछ भी नहीं था।
देखते ही देखते कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए, ऐसा अव्यवस्थित, शांत, समझदार स्वभाव, ज़्यादा ही ना उम्मीद करने वाली जो है, इससे भी संतुष्ट रहने वाली सरिता की माँ का कैंसर से 6-7 साल पहले ही निधन हो गया था। तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसने उठा ली थी। बड़ा भाई ऑस्ट्रेलिया में सेटल था और उसके पापा एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहीं से विनय ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो हमेशा विनय को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। जैसे उसका मन बढ़ता तो उसकी मदद करने के लिए, इसलिए विनय ना नहीं कह पाया। गिने चुने लोगों की उपस्थिति के दोनों की शादी हो गई और सरिता इस घर में आ गई। हमेशा दोस्त सहेलियों से घिरी हुई सरिता यहाँ आकर अकेले पड़ गई थी। सरिता अपने मायके पहुंची। पापा ने बस ऐसे ही आई हुई ऐसा कहकर विशु को अपनी गोद में ले देकर वो जाकर बेडरूम में बैठ गई। एकटक कमरे की चीजों को देखे जा रही थी। शादी के बाद गिने चुने समय पर वही वो मायके आई थी। बहुत सारे सपने संजोकर उसकी इस शादी के लिए हाँ कही थी। पहली मुलाकात में उसे विनय पसंद आ गया था। थोड़ा गेहुआ सा रंग, 6-6.5 फीट लंबाई, सीधा साधारण नाक, रवैया वास्तव में हमेशा कड़क प्रेस के लिए हुए कपड़े। पहली ही मुलाकात में उसने अपनी छाप छोड़ दिया। वास्तु जाने अनजाने अपने बीते कल के बारे में सोचने लग गई। घर में प्रवेश किया तो उसका स्वागत करने के लिए वही था। बगल रहने वाली एक औरत ने उसका गृह प्रवेश कराया। नई नवेली दुल्हन जैसा कुछ नहीं लग रहा था। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई पीछा, कोई विधि नहीं। फिर भी चुप रही। हर तरीके से परिस्थितियों से विनय गुजारा करता था। अब उसका भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। जिस वजह से ढूंढ कर की पूजा घर नहीं मिला। जब वो उसके बेडरूम में गई तो विनय कपड़े बदल कर गैलरी में विस्की का गिलास लिए बैठा था। लाखों सपने थे उसकी आंखों में। विनय को ऐसे देखे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सुनो, उसने धीरे से आवाज दी। हम वो उसकी तरफ ना देखकर बाहर ही देखे जा रहा था। मैं वो पूजा घर ढूंढ रही थी पर कहीं दिखा नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं। उसका घर या मंदिर कैसा? मतलब सरिता कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ नहीं, पूजा घर लेकिन क्यों? मैं तुझे तो पूजा करने के लिए ही काम करने की शुरुआत है। जैसे ही वो थोड़े से गुस्सा और ऊंची आवाज से बोली, उतने में उसकी तरफ देखा। विनय की नजरों में गुस्सा था। पहली और आखिरी बात इस घर में ऊंची आवाज में कोई मुझसे बात करी, मुझे पसंद नहीं। तुम कल कम बोलना सीख जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सॉरी, मैं अब तुम्हें जैसा चाहिए वैसा ही पूजा घर मैनेजर को बता देना बनवाने के लिए। मैं भगवान को मानता नहीं पर किसी को रोकता नहीं। और हाँ, वहाँ क्लास सेट में तुम कपड़े रख सकती हो। हम उसका बस यही जवाब था। और एक और बात, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उसका भी ध्यान रखना। डिनर तैयार होगा, चेंज करके नीचे आ जाओ। सरिता ने बस सिर हिलाया। डाइनिंग टेबल पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखे हैं। जब तुम्हें जरूरत हो इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुम मुझ पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड तुम्हें मैनेजर कर याद मैसेज कर देगा। सारी बातें होने पर वो कमरे से बाहर चला गया और वो बस यही सोचे जा रही थी, ये सब क्या था। पहली रात एक पति पत्नी अपनी की तारीफ करता है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कोई मीटिंग या प्रोजेक्शन चालू थी। ऐसा सरिता सोचे जा रही थी। फिर अगले पल ये सोचा कि किसी किसी का होता होगा ऐसा स्वभाव। सीधी सीधी शिफॉन की साड़ी पहने वो नीचे आ गए। विनय उसकी राह देखे रहा था। ये उमा चाची हैं, यहाँ काम करती हैं और पीछे ही रहती हैं। तुम्हें कभी कुछ लगे तो इसमें बता देना। नमस्ते बहू जी, आज आपके लिए कुछ खास मीठा बनाया है। खाना परोसकर वो किचन में चली गई। बिना बिना कुछ कहे बोरे खाना खा रहा था, लेकिन इतना बड़ा घर, नई शादी, विनय, इन सब का उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। इसलिए निवाला गले में उतर ही नहीं रहा था। जैसे तैसे वो आधी रोटी पूरी खाई और कब का ऊपर कमरे में चला गया। पहली रात का डर मन ही था कि हाँ। फिर उसने मन को संभालते हुए कमरे में आए तो देखा विनय कमरे में नहीं था। उसकी राह देखते देखते कब आंख लग गई, सरिता को भी पता नहीं चला। दूसरे दिन सरिता के उठने से पहले ही वो तैयार होकर उठा हुआ था। आंख खुली तो वो सामने तैयार हो रहा था। सॉरी, आंख ही नहीं खुली, मेरी कोई बात नहीं, मुझे अर्जेंट मीटिंग है, चलता हूँ नहीं कहते हुए आता हूँ कहते हैं, सरिता बोली। उसने पलटकर सरिता की तरफ देखा। बस सोकर उठी हुई, बिखरे बाल, थोड़ी सी यूं ही आंखें, रात को ये साड़ी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। फिर भी मनमोहन, सरिता आता हूँ, उसे एक नजर देख तो ऑफिस के लिए निकल गया। उसने भी तैयार होकर घर का एक दौरा किया तो पता चला कि विनय एक और कमरा है जहाँ वो कभी कभी जाता है। दिन भर उससे कमरे से विनय को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब जानने की कोशिश की।
उसका रूटीन क्या है समझ कर लिया। बाद मैनेजर घर आया, उसे क्या चाहिए क्या नहीं, उसे पूजा जैसा घर चाहिए विनय ने मैनेजर से कह दिया था। सरिता से पूछने के लिए मैनेजर ने ही उसे रात की पार्टी के बारे में बताया था। दिन भर में विनय का कोई फोन मैसेज कुछ नहीं था। सरिता जब अपने कमरे में गए तो क्लासमेट से देखा अलग अलग तरह की डिजाइनर साड़ी और ज्वेलरी थी। उसे में एक साड़ी उसने पहनने के लिए निकाली। शाम को करीब 7 बजे वो वापस लौटा तो ब्लाउज से पीछे नॉट बांधने के लिए कोशिश कर रही थी। उसे देखा सरिता को लगा कि वो नॉट बांधेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधे तैयार होने चला गया। फिर वो हताश होकर जैसे तैसे नॉट बांधकर तैयार होकर बाहर उसकी राह देखे रही थी। वो भी ब्लैक कलर का सूट पहनकर बाहर आया। विनय को देख सरिता खुद की ही खुशकिस्मत समझ रही थी कि इतना सुंदर इंसान उसका पति है। दोनों एक 5 स्टार होटल पहुंचे। बाहर लोगों की भीड़ देखकर वो डर सी गई। वो अपने आंचल से एक कोने की कपड़े हाथ से घुमाए जा रही थी। उसके भी समझ में आ गया था, डरो मत हम, और बाहर देखने लग गई। जैसे ही उसकी पर उसके ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो नॉट खुल गए थे इसलिए बस सॉरी तुमने बिना पूछे। अरे इसमें सारी की क्या बात है, चलो हम। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसके ब्लाउजर के बटन लगाते हुए ही ऐड से उतरा और उतरने के लिए उसका अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने भी पूरे विश्वास के साथ अपना हाथ उसके हाथ में दिया। विनय कैसा है ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। पार्टी के कई नामचीन लोग आए हुए थे। वहां उसके पापा और भाई भी आए हुए थे, जिन्हें देखकर वो खुशी से गदगद होती जा रही थी। तुरंत जाकर वो उनके गले लग गए। उसने भी आगे जाकर उसके पैर छुए। सभी लोग उनके आने वाले जीवन के लिए बधाइयां दे रहे थे। उन्हें सभी को उसकी पहचान करा रहा था। केक काटा गया और नए जोड़े को स्टेज पर डांस के लिए बुलाया गया। सुनिए, हम मुझे डांस नहीं आता, सरिता ने छोटा मुंह करते हुए कहा। उसे थोड़ी हंसी आई, पर उसे छुपाते हुए गंभीर मुद्रा से बोला कि ठीक है, बस मुझे फॉलो करना। वो घबराते हुए उसी के जैसा डांस करने की कोशिश कर रही थी। एक दो पैर के ऊपर पैर पड़ गया। सॉरी, हम का सभी का खाना हो चुका था और सभी अपने घर के लिए लौटने लगे। दोनों भी अपने घर पहुंचे। कपड़े चेंज करके वो गैलरी में खड़ी आसमान की तरफ देखे जा रही थी। पार्टी में विनय ने भी ड्रिंक ली थी। वो कमरे में आया, उसके रूम में निहारता ही रहा। धीरे धीरे दोनों जाने जाने में डरते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। सरिता की धड़कनें तेज हो गई थी। वो घबराई जा रही थी, पर वो ना उसे ना अपने आप का तक पा रही थी। कब दोनों एक दूसरे के हो गए उन्हें ये भी नहीं पता चला। सरिता उसे लिपट कर ऐसे सो रही थी मानो उसे डर हो कि कहीं वो उसे छोड़कर चला न जाए। दूसरे दिन दोनों काफी देर तक सोते रहे। फोन की आवाज से विनय की आंख खुली। देखा सरिता उसके हाथ पर सिर रखकर सो रही है। उसने बड़ी प्यार से उसके हाथ को उसके चेहरे पर फेरा और फिर उसका सिर नीचे रख तैयार होने चला गया। 15 मिनट बाद सरिता की आंख खुली तो देखा विनय बगल में नहीं था। बीती रात के बारे में सोचकर शर्माने लगी और झट से कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ चली गई। उस रात के बाद थोड़ा ही सही से विनय से बात करता। अब पूरे घर का कंट्रोल सरिता के हाथ में था। उसकी मनपसंद कपड़े की चॉइस सब कुछ अब उस अपने ध्यान रखना शुरू कर दिया था। और जिस वजह से विनय किसी और कुछ कहता भी नहीं था और उसे सरिता का व्यवहार अच्छा लगता था। सरिता, हाँ मैं 8 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अपने पापा के यहाँ जा सकती हो। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। सरिता अपने मायके पहुँचती है तो 2 दिन हो गए थे, पर विनय का एक भी फोन नहीं था। जस्ट चल पहुंचा हूँ, ये मैसेज उसे मैनेजर से मिला। 5वें दिन उसने हिम्मत करके फोन मिलाया। पहले तो फोन उठाया नहीं। 2-3 रिंग बजने के बाद हेलो आवाज से ही उसे अंदाजा आ गया था वो गुस्से में है। बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। सॉरी, पर आपने एक बार भी फोन नहीं किया इसलिए। अच्छा बोलो, कोई काम नहीं, बस आप वापस कब आएंगी पूछना था। जैसे ही आप खत्म हो जाएगा आ जाऊंगा। बाकी सब कैसे हैं? सब बढ़िया। और तुम? ये सुनते ही सरिता के चेहरे पे हाव भाव बदल गए। तुम चाहिए तुम्हें नहीं, बस आप जल्दी आ जाइए। सब सुनकर विनय सीरियस चेहरे पर उसकी सी मुस्कान आ गई। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, वह रात हो गई है, सो जाओ तुम। कोई तो घर पर आना इंतजार कर रहा है। ये भावना ही उसे खुश देने वाली थी। और सरिता विनय के आने की एक दिन पहले ससुराल लौट आई। दिन भर उसका इंतजार किया पर वो नहीं आया। बाद में मैनेजर से पता चला कि काम ज्यादा होने का 2 दिन और लगेंगे। ये सुनते ही वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। एक फोन करके पता नहीं बता सकते हैं ना। खैर 2 दिन बाद वो लौटा। सरिता किचन में कुछ बना रही थी। उसे देखना था इसलिए वो सीधे किचन में पहुंचा। उमा चाची किचन से बाहर आ गई। सरिता आवाज सुनते ही रोम रोम प्रज्वलित
सा हो गया था। कंधे पर जैसे उसका हाथ रखा, सारा गुस्सा मानो कहीं उड़ सा छू गया था। और जैसे ही उसने पलट कर विनय की तरफ देखा, आंखों में आंसू भर गए। अब ये क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या? ठीक हो ना तुम? डॉक्टर के पास चले? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आँख में कुछ होगा। वो सीधी ऊपर चली गए और वो उसे देखते ही रह गया। खाना खाने समय चुप थी। बेडरूम में आया। वो बेड के इस किनारे चुपचाप लेटी हुई थी। कभी किसी को मनाया ही नहीं, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोला। 2 दिन दिन बीत गए, पर गुस्सा गलती हुई है उसका उसे अंदाजा तक नहीं था। फिर सरिता ने खुद ही को समझाया और उसे थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई। वो दूसरे कमरे में जाकर ड्रिंक करने लगा। सरिता को उसका ड्रिंक करना पसंद नहीं था, इसलिए वो दूसरे कमरे में चले जाता था और वहीं सो जाता था। तुमने कभी मेरे मन में को जानने की कोशिश नहीं की? आंखें पोंछती हुई फ्रेश होकर बाहर आई। कमरे से बाहर आए तो हॉल में बैठा पापा से बातें करने लगी। विनय कैसा है? ठीक है। कहीं बाहर गया है क्या? नहीं तो तुम अचानक कैसे? बस पापा आपकी याद आ रही थी इसलिए आ गई। पापा से झूठ बोलते हुए उसे दुख हो रहा था। खाने का पहला निवाला उठाते ही विनय की याद आ गई। पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं। क्या हुआ सरिता? क्या सोचे जा रही हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। इधर विनय आधी रात बीत गई, पर काउंटर पर पैग लिए जा रहा था। मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो तुम या मेरा बेटी देखो। बस इसलिए मैं इतना सब कुछ कर रहा था और तुम मुझे कहती हो कि मैं हार गया, एक पिता होकर, एक पति होकर। जब तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरा बिजनेस एक नया मुकाम पर पहुंच गया। मैं भगवान को नहीं मानता, पर तुम मेरी जिंदगी हो, सब कुछ हो। बिजनेस बढ़ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यार समय नहीं दे पाया। ये मेरी समझ नहीं आया, पर मुझे बोलकर दिखाना नहीं आता। और तुम दोनों के सिवा मेरा दुनिया में है कौन? कई सालों बाद आज उसकी आंखों में आंसू थे और रोते तो खुद से बात करते करते आंख लग गई। उसे पता ही नहीं चला। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उसे सरिता की बहुत याद आ रही थी। काम की गलतियां होने लगी, ऑफिस में चिड़चिड़ होने लगी, घर में अब जैसे खाने का दौड़ा हो। उसे पायल की आवाज़, उसे वहम होता कि जैसे वो कहीं यहीं कहीं हो। उसने गाड़ी की चाबी निकाली और वो निकल गया। आज 1 हफ्ता हो गया विनय। 2 दिन 3 तो छोड़ो, कभी एक तुम्हारा एक मैसेज तक नहीं। अब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, तब भी तुम मेरे पास नहीं थे। सरिता को लगा कि शायद हम दोनों में कोई तीसरा आया है, तब विनय जरूर बदलेगा। पर सरिता को ये कोशिश भी बेकार गई। विशु हुआ। विनय बहुत खुश था। सामने सारे ऑफिस में मिठाई बंटवाई। जब विशु की पहली बार गोद मिली तो विनय को लगा कि इस सुख के आगे दुनिया के सारे सुख फीके हैं। पर यहाँ भी कुछ दिनों बाद वह फिर से बिजी हो गया। सरिता का पूरा समय विनय में चला जाता था। एक दिन विशु की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने विनय को फोन किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैनेजर से मैसेज ड्रॉप किया कि मीटिंग में है, नौकरों की मदद से। पर वो विशु को लेकर अस्पताल पहुंची। नन्ही सी जान को सलाइंस लगे, अब वो अंदर से तिल तिल टूट रही थी। घर आया था। वॉचमैन ने बताया कि शिशु की एडमिट हो किया गया है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, हाथ में बैग नीचे गिर गया और अगले ही पल खुद को संवारते हुए अस्पताल पहुंचा। देखा तो सरिता भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। विनय ने विशु के सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूमा। सुबह करीब 7 बजे डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि अब चिंता की करने की कोई बात नहीं है, पर 2 दिन ऑर्डर इंजेक्शन रखना पड़ेगा। दोनों ने दिन तक वहीं रहे। विनय उससे बात करने की कोशिश की और माफ़ी मांगता रहा, पर वो कैसे माफ़ कर दो आपको जब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी। आप कभी मेरे साथ नहीं थे। बात सिर्फ मेरी नहीं थी। मैं चुप रहती। विशु के बारे में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे और विनय सीधा अब सरिता के घर पहुंचा। अरे विनय आ, और ये सुनते ही सरिता की धड़कनें तेज हो गई। सरिता, विनय के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो भाई। अरे नहीं पापा। उसकी नजरें उसे देखने के लिए तरस रही थी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। और खाना खाए बिना नहीं जाना। पापा ने जैसे ही दरवाजा बंद किया वो दौड़ा दौड़ा सरिता के कमरे में गया। देखो तो विशु पालने में सो रहा था। उसने उसके माथे को चूमा और फिर सरिता से बोला, मेरी तरफ देखो सही। हम बोल, तुम्हें ये रूठना फूलकर बैठकर बिल्कुल भी नहीं आता। और क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे कोई मनाने या समझाने आएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है रीता। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने दिन देखे हैं। ये सब मुझे पता है, क्या क्या नहीं देखा मैं अपनी ज़िंदगी में। भूखे पेट कई दिनों तक सोया भी हूँ। गरीबी और लाचारी जब आती तब कोई खड़ा नहीं करता। ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है, ये मुझे तब पता चला और आगे तो मुझे पता ही है।
न मानता हूँ मैं ये समय नहीं दे पा रहा तो मुझे गलती हुई है। मैं बस तुम्हारे और विहान के बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। घर में रुकने की इच्छा तक नहीं होती। खाने में भी अब तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। हुई मुझसे गलतियाँ, बहुत गलतियाँ, बस एक बार माफ़ कर दो। मैं ये सब तुम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। मुझे बस इतना ही लगता है कि जो दिन मैंने देखे वो मेरा बच्चा ना देखे। और विनय की आंखों में आंसू बह आ गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सरिता, बस मुझे जताना नहीं आता। इतना कहते ही सरिता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर रोने लगी। उतने में विशु भी रोते रोते उड़ गया। विनय की आवाज़ सुनकर थोड़ी ही देर बाद वो चुप हो गया। देखा सरिता, अब यही कहना चाहता है कि अधूरे हैं हम तुम्हारे बिना। आई लव यू सरिता, लव यू विनय। सच है ना, एक स्त्री जब घर में होती है तो उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो घर छोड़ के चली जाती है तब उसकी कदर कदम कदम पर कमी महसूस होती है। इसलिए समय रहते ही घर की स्त्री को योग और सम्मान और समय उसका स्थान दीजिए। समय निकाल जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता। स्वाद ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी रिश्ते के लिए समय रहते ही मन को बातें बोल देना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।